हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना सेकंड लेक्चर चैप्टर 2 का, जिसका नाम है सॉल्यूशन। ठीक है, कल हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में देखा था, सॉल्यूट सॉल्वेंट के बारे में देखा था। आज हम अपने कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो खास बात क्या है, इसको जानने से पहले अपनी कॉपी निकालिए। कथा नहीं चल रही है, आपको प्रॉपर सारी डेफिनेशंस लिखनी है और सारे न्यूमेरिकल्स खुद सॉल्व करके देखने हैं। ठीक है, इस लेक्चर को सुनने से पहले आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। जैसे जैसे मैं डेफिनेशन बताऊं, आपको वैसे ही वैसे उन डेफिनेशन को हिंदी में अपनी कॉपी में नोट करना है और उनको वैसे ही वैसे समझना है। न्यूमेरिकल्स बहुत आसानी से बनेंगे, एक भी फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा इंटर कन्वर्जन का। ठीक है ना, कंसंट्रेशन इंटर कन्वर्जन में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है, तो वो सारे इंटर कन्वर्जन इन सारी डेफिनेशन से ही निकलेंगे। बस आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। देखो, कंसंट्रेशन हम टर्म्स पढ़ने जा रहे हैं। एक बात ध्यान रखना, जैसे आपने मोल्स पढ़ी होगी, स्टोइचियोमेट्री पढ़ी होगी, तो वहां पर आपने रिएक्शंस को स्टडी करना सीखा होगा। मतलब जैसे मैं बोलता हूं कि 2a + b गिव्स 3c + d, तो इसका मतलब क्या है कि a के 2 मोल्स जब b के 1 मोल के साथ रिएक्ट करेंगे तो मुझे c का 3 मोल और d का 1 मोल मिलेगा। ठीक है, ये मेरी पूरी रिएक्शन कहती है। ऐसे ही मेरे कंसंट्रेशन टर्म्स को मुझे स्टडी करना आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि अगर मैंने बोल दिया 10% वेट बाई वेट, तो इसका मतलब क्या है। ठीक है, अगर मैंने बोला 10 मोलर सॉल्यूशन, तो इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मुझे पता होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आप हिंदी में लिखते जाना जैसे जैसे मैं आपको बताऊं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। पहला टर्म है मेरा कंसंट्रेशन टर्म का परसेंटेज वेट बाई वेट। यहां पर 100 से इंटू भी कर लीजिएगा, फॉर्मूला है ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम फॉर्मूले पर नजर डालते हैं जो हमारे काम की चीज है। इसका मतलब क्या है, परसेंटेज वेट बाई वेट का, कि मुझे सॉल्यूट का वेट दिया होगा और मुझे सॉल्यूशन का वेट पता होगा। ठीक है, दोनों ग्राम्स में होंगे, तो ऊपर मैं सॉल्यूट का वेट लिखूंगा, नीचे मैं सॉल्यूशन का वेट लिखूंगा, इंटू 100 कर दूंगा, तो मुझे परसेंटेज वेट बाई वेट की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलो परसेंटेज वेट बाई वेट का मतलब समझते हैं क्या है। सपोज किसी ने मुझे एक गिलास पानी दिया नमक घोलकर, और उसने मुझसे कह दिया कि इस पानी में नमक की मात्रा 10% है वेट बाई वेट। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि उसके 100 ग्राम सॉल्यूशन में मेरा 10 ग्राम नमक प्रेजेंट होगा। क्या बोल रहा हूं मैं, उसके 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम नमक प्रेजेंट होगा, तो बाकी का 90 ग्राम क्या है, ऑब्वियसली सॉल्वेंट है। वो क्या होगा, पानी। ठीक है, मैंने क्या बोला, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम नमक प्रेजेंट होगा, इसको मैं क्या बोलूंगा, परसेंटेज वेट बाई वेट। ठीक है, तो 90 ग्राम क्या हो गया, पानी। ये होती है मेरी परसेंटेज वेट बाई वेट को स्टडी करने का तरीका। ठीक है, मैं इस तरीके से बोलूंगा। चलिए और देखते हैं दूसरा। दूसरा है मेरा परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। एक सेकेंड, देखो कंसंट्रेशन टर्म्स में ना मेरे दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, वॉल्यूम डिपेंडेंट और वॉल्यूम इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब आपने 11वीं में थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा कि मेरा जो टेम्परेचर होता है वो वॉल्यूम को अफेक्ट करता है। टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से मेरे वॉल्यूम जो होता है वो कंप्रेस और एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, मतलब मेरा वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम मेरा बढ़ भी रहा है, वॉल्यूम मेरा घट भी रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। क्या मास भी चेंज होता है, नहीं, वो तो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो क्या हुआ, मेरे कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स में वॉल्यूम के फैक्टर्स आएंगे और कुछ में मास के। तो जिनमें वॉल्यूम का फैक्टर आएगा वो मेरा टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। हाँ बिल्कुल करेगा, है ना। तो मेरे इसी तरीके से दो तरीके की क्वांटिटी होंगी, वॉल्यूम डिपेंडेंट और वॉल्यूम इंडिपेंडेंट, या फिर मैं बोलूं टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो देखो, क्या परसेंटेज वेट बाई वेट में वॉल्यूम आ रहा है कहीं, नहीं, फॉर्मूले में वॉल्यूम कहीं पर भी नहीं है, तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वांटिटी मेरी कौन सी है, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। ठीक है, इसमें वॉल्यूम आ गया, हाँ नीचे वॉल्यूम दिया हुआ है। तो क्या ये वॉल्यूम डिपेंडेंट है, हाँ बिल्कुल। तो क्या ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, हाँ बिल्कुल, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। चलिए सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, ग्राम ऑफ सॉल्यूट्स, मतलब कितना ग्राम मेरा सॉल्यूट है वो मैं ऊपर लिखूंगा, और नीचे में टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करूंगा सॉल्यूशन के, जो कि किस में प्रेजेंट होना चाहिए, ml में। ठीक है, और इंटू 100 कर दूंगा, तो मुझे परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम मुझे मिल जाएगा। ठीक है, चलो ये तो हो गई बात फॉर्मूला वाली। अब मैं इसको स्टडी करना सीखता हूं कि 10% वेट बाई वॉल्यूम का मतलब क्या है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अब मुझसे किसी ने बोला कि
इस वही सॉल्यूशन है मेरे पास, वही नमक वाला, और उसमें मुझे किसी ने बोल दिया कि 10% वेट बाई वॉल्यूम मेरा NaCl प्रेजेंट है इसमें। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 100 ml सॉल्यूशन में मेरा 10 ग्राम नमक प्रेजेंट है। ध्यान रखना दोनों बातों में डिफरेंस। उसमें मैंने बोला था 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम मेरा NaCl है, इसमें वो बोल रहा हूं 100 ml सॉल्यूशन में मेरा 10 ग्राम NaCl प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्या मैं इसमें ऐसे बोल दूं कि 100 ml सॉल्यूशन में 10 ग्राम मेरा NaCl था तो 90 ml मेरा पानी हो गया? बिल्कुल घटिया बात, बिल्कुल गंदी बात। ठीक है ना, ऐसा बिल्कुल मत बोलना। आप भाई वॉल्यूम को मास से कैसे कंपैरिजन कर रहे हो, है ना, बिल्कुल गलत चीज हो गई ना। तो नीचे वाली लाइन को ध्यान से देखो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकता कि 10 ग्राम मेरा यूरिया, मैं यहां पर यूरिया का एग्जांपल लिया है, तो यूरिया मेरा 90 ml ऑफ वाटर में प्रेजेंट है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं क्या बोलूंगा, 100 ग्राम सॉल्यूशन में मेरा 10 ग्राम नमक प्रेजेंट है या 10 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है। ठीक है, इसी तरीके से आपको इस कॉपी में लिखना है अपनी में, और ऐसे ही याद करना है। बहुत तरीके से न्यूमेरिकल बनेंगे, बहुत मजा आएगा, बट डेफिनेशंस आपको बहुत अच्छे से तैयार होनी चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। नीचे एक लाइन और लिखी हुई है, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, है ना। अगर मेरा सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है, मतलब उसमें सॉल्वेंट की मात्रा बहुत ज्यादा है, सॉल्यूट की मात्रा बहुत तुच्छ सी है, तो इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ऑब्वियस सी बात है, सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है। ऐसा समझ लो जैसे मैंने एक समुंदर में एक चुटकी नमक डाल दिया, है ना, तो क्या सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन का वॉल्यूम चेंज हो गया क्या? नहीं यार, लगभग सेम रहा, कोई चेंजेस थोड़ी आए हैं। समुंदर में मैं एक चुटकी नमक डाल दूंगा तो कोई चेंजेस थोड़ी आएंगे, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, तो इसीलिए फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन मेरा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट होता है। ठीक है, और चूंकि ये मेरा आइडियल सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए मैं ये वाली बात कर पा रहा हूं। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करेंगे, बट अभी आप ऐसा मान लीजिए। ठीक है, तो इस गलती को मत दोहराना कि अगर मैं बोलूं कि 100 ml सॉल्यूशन में मेरा 10 ग्राम NaCl प्रेजेंट है तो इसका मतलब हो गया कि 90 ml मेरा पानी हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत बात। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो इसका मतलब क्या है कि ऊपर मेरा सोल्यूट का वॉल्यूम होगा ml में, और नीचे मेरा सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा ml में और इनटू 100। ठीक है, फॉर्मूला क्लियर हो गया। चलिए इसकी भी बात कर लेते हैं। वही चीज है, क्या बोल रहा हूं मैं कि कोई भी चीज मेरी 10% घुली हुई है, सपोज अल्कोहल है, मैंने बोला कि मेरा एक गिलास पानी था, उसमें मैंने सपोज अल्कोहल कुछ डाल दिया, और मैंने बोला कि अब इस पानी में मेरे अल्कोहल की जो कंसेंट्रेशन है वो 10% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 100 ml सॉल्यूशन में मेरा 10 ml अल्कोहल प्रेजेंट है। मैं क्या बोल रहा हूं, 100 ml सॉल्यूशन में मेरा 10 ml अल्कोहल प्रेजेंट है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि 90 ml पानी है। ठीक है, अब ये वाली बात थोड़ी हजम नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, जब मैं बोल रहा हूं कि 100 ml सॉल्यूशन है, 10 ml उसमें क्या है, एथेनॉल है, तो मेरा 90 ml पानी ही तो होगा। ऑब्वियस सी बात है, बट नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, ये कहना बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना, एक तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। ठीक है ना, मेरे लिक्विड एक्सपेंड भी होते हैं और लिक्विड मेरे कंप्रेस भी होते हैं। अब एक्चुअली अगर आपने थर्मोकेमिस्ट्री अच्छे से पढ़ी होगी तो आपने ये सारे केसेस वहां पर पढ़े होंगे और आपको ये वाली बात समझ में आ रही होगी। बट जिन्होंने नहीं पढ़ी वो कुछ दिनों के लिए रट्टा मार लो। आइडियल सॉल्यूशन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। ठीक है, जिसने थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ी होगी उसको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि उसने वहां पर शायद ये वाला केस पढ़ा भी होगा। इथेनॉल को जब मैं पानी में डालता हूं तो एक्चुअली मैं जितना डालता हूं उससे कम ही वॉल्यूम मेरा इंक्रीज होता है ना, तो वहां पर लिक्विड मेरा कंप्रेस हो जाता है। तो ये वाली चीजें वहां पर हम पढ़ते हैं, बट ठीक है, कोई बात नहीं। आइडियल सॉल्यूशन जब हम पढ़ेंगे तो हम समझ लेंगे। बट अभी आपको क्या याद रखना है कि अगर मैं बोलूं कि 10% वेट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है मेरा इथेनॉल, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मेरा 90 ml क्या हो गया, पानी। मैं क्या बोलूंगा सिंपली कि मेरा 100 ml सॉल्यूशन में 10 ml क्या है, इथेनॉल है। ठीक है, चलिए इसमें वॉल्यूम आ रहा है ना, तो ये कैसी हो गई, टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी।
नेक्स्ट स्ट्रेंथ की बात करते हैं। देखो अब यहां पर कंफ्यूजन होना शुरू होता है। देखो क्या स्ट्रेंथ की यूनिट देखोगे तो क्या है, ग्राम पर लीटर। मतलब मैं वेट ऑफ सोल्यूट किस में लिखूंगा, ग्राम में। मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लिखूंगा, लीटर में, अपॉन में, और इनटू 1000। ठीक है ना, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो अब इसमें एक चीज देखो, क्या ये आपको वेट बाई वॉल्यूम की तरह नहीं नजर आ रहा? हाँ, आ तो रहा है। तो अंतर कहां पर है? अंतर वहां है कि मैंने आपको वहां पर क्या बताया था, वेट बाई वॉल्यूम पढ़ाते वक्त मैंने आपसे कहा था कि एक फलाना वेट मेरा 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। ठीक है, लेकिन अगर मेरा फलाना वेट 1000 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा तो मैं उसको क्या बोलूंगा, उस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ। ठीक है, और उसकी यूनिट क्या होगी, ग्राम पर लीटर। इतनी बात समझ में आ गई? बहुत अच्छी बात है। चलिए अब एक छोटा सा केस देखते हैं। केस क्या है कि सपोज मुझसे कहा गया कि मेरे पास एक सुक्रोज सॉल्यूशन है और उसका वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज कितना है, 10%। ठीक है, अब मैं आपको यहां से इंटर कन्वर्जन की ओर लेके चल रहा हूं। अब मैं वेट बाई वॉल्यूम से आपको स्ट्रेंथ निकलवाना सिखा रहा हूं। ठीक है ना, और आप सिंपली देखेंगे, कोई फॉर्मूला नहीं यूज करूंगा, सिंपल डेफिनेशन से निकलेगा और यूनिटरी मेथड। ठीक है, देखो क्या है कि 10% वेट बाई वॉल्यूम मेरा सुक्रोज सॉल्यूशन है। ठीक है, और मुझे उसकी कंसेंट्रेशन बतानी है ग्राम पर लीटर में, मतलब बेसिकली मुझे उसकी स्ट्रेंथ बतानी है। चलिए तो देखते हैं क्या होगा। 10% वेट बाई वॉल्यूम का सबसे मतलब सोचो अपने दिमाग में, क्या कहना चाह रहा है वो कि 100 ml मेरे सॉल्यूशन में 10 ग्राम क्या है, सुक्रोज। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो 1 ml सॉल्यूशन में कितना होगा, 10/100। ठीक है, तो 1000 ml में कितना होगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो यार, तो कितना आ जाएगा, 100 ग्राम पर लीटर, और वही मेरी क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथ। ठीक है, अब फॉर्मूला याद करने की यहां पर जरूरत कहां पड़ी, है ना, मुझे डेफिनेशन पता थी। मैंने जैसे ही मेरे पास 10% वेट बाई वेट आया, मैंने उसको स्टडी करके अपनी यूनिटरी मेथड में लिख लिया। सिंपल सी बात है कि मेरे 100 ml सॉल्यूशन में कितना ग्राम प्रेजेंट है, ये मेरा मतलब होता है वेट बाई वॉल्यूम का। ठीक है, तो ये मेरी क्या आ गई, वेट बाई वॉल्यूम से मेरा स्ट्रेंथ निकल कर आ गई। चलिए एक और देखते हैं, क्या बोल रहा है, इफ वी हैव 6% वेट बाई वेट यूरिया सॉल्यूशन विद डेंसिटी इतनी, तो उसकी स्ट्रेंथ बताओ। अब उसने एक डेंसिटी का और झोल पैदा कर दिया। देखो देखते हैं क्या है। सबसे पहले वो क्या मुझसे बोल रहा है कि 6% वेट बाई वेट यूरिया सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 6 ग्राम यूरिया है। ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब इतना है। तो पहली लाइन वही लिखी हुई है कि 6 ग्राम सॉल्यूशन 100 ग्राम सॉल्यूशन में मेरा 6 ग्राम क्या है, यूरिया है। ठीक है, अब आप आगे देखिए, आगे वो क्या लिख रहा है, विद डेंसिटी 1.060 ग्राम पर ml। मतलब वो मुझे सॉल्यूशन की डेंसिटी प्रोवाइड कर रहा है, और सॉल्यूशन का मास तो आपको पता ही है ना। क्यों? क्योंकि अब आपको वेट बाई वेट स्टडी करना आता है। अगर जिसको वेट बाई वेट का मतलब नहीं पता होगा, वो वहां पर कंफ्यूज बैठा होगा कि यार वेट बाई वेट में तो मेरे 2 टर्म आते हैं, मुझे दोनों ही नहीं दिए, तो मैं इक्वल्स टू 6 लिखूं किसके, है ना। तो आपको वो डेफिनेशन एग्जैक्टली क्लियर होनी चाहिए। वहां से आपको पता चल गया कि मेरे सॉल्यूशन का मास तो मुझे दे रखा है यार, 100 ग्राम है ना। तो 100 ग्राम मेरा मास हो गया, बहुत अच्छी बात है। और मुझे डेंसिटी भी पता है, तो मुझे मालूम है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां से मैं वॉल्यूम निकाल लूंगा, कैसे, मास से डिवाइड कर दूंगा किसका, डेंसिटी का। तो यहां से क्या आ जाएगा, मेरा वॉल्यूम, तो वही निकाला है। 100 ग्राम को मैंने किससे डिवाइड कर दिया, डेंसिटी से, तो यहां से मेरा क्या आ गया, वॉल्यूम निकल के आ गया। ठीक, बहुत अच्छी बात है। अब वो क्या कहना चाह रहा है, अब मुझे वॉल्यूम मिल गया ना, तो अब मैं क्या बोलूंगा कि इतने वॉल्यूम में, है ना, अब मेरा क्या प्रेजेंट है, 6 ग्राम मेरा यूरिया प्रेजेंट है। ठीक है ना, मतलब पहले मुझे मास पता था अपने सॉल्यूशन का, मैंने मास को डेंसिटी से डिवाइड किया, अब मुझे वॉल्यूम पता चल गया। तो अब मैंने क्या बोल दिया कि इतने फलाने वॉल्यूम में मेरा 6 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है। बट मुझे क्या निकालना है, स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ में फलाना वॉल्यूम थोड़ी होता है, स्ट्रेंथ में तो फिक्स वॉल्यूम है, 1000 ml। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात करनी है कि इतने ml में इतना मास,
है ना। तो 1 ml में कितना हो गया, 6 इंटू 1.060 अपॉन 100। ठीक है, तो 1000 में कितना हो गया, 1000 से और इंटू कर दो, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 63.6। ठीक है, तो ये मेरी क्या आ गई, ये मेरी स्ट्रेंथ आ गई ग्राम पर लीटर में। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा और आपने ये चीज सीखी होगी कि मुझे फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। आप फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, अभी 2-3 फॉर्मूले तो मैं भी आपको बताऊंगा, बट मैं उसकी ट्रिक भी बताऊंगा। फॉर्मूला इसलिए बता दूंगा कि कभी बाई चांस इतना सोचते सोचते दिमाग चकरा गया, वैसे तो चकराना नहीं चाहिए। और आईआईटी जेईई में लगभग ऐसे ही न्यूमेरिकल कुछ आएगा जिसमें फॉर्मूला आपका कहीं ना कहीं नहीं लग रहा होगा, या फिर वो कुछ ऐसा गलती आपसे करवा देगा फॉर्मूले लगवाते समय कि आप आंसर जो निकाल कर आओगे वो आपको पहला ऑप्शन दिखेगा, आप टिक मारे आओगे और बड़ा खुशी खुशी बाहर आओगे कि हाँ भैया मेरा तो 4 नंबर का क्वेश्चन सही हो गया, बट पता चलेगा -1 हो गया है। क्यों? क्योंकि वो कंसेप्ट के साथ खेलना जानता है। हमने सॉलिड स्टेट में देखा था, एक भी ट्रिक काम नहीं आई थी, टोटल कंसेप्ट काम आए थे। 2019 के मेंस के क्वेश्चन देखे थे ना, कितने लाजवाब क्वेश्चन थे। तो इसलिए आपको डेफिनेशंस बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। चलिए, आई होप आपको स्ट्रेंथ और वेट बाई वॉल्यूम का लोचा समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मेरा मोलैरिटी। इससे तो बहुत अच्छे से फेमिलियर हो गए, आपने मोल कॉन्सेप्ट में ये चीज पढ़ी होगी। मोलरिटी का मतलब क्या होता है, मोलरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। मतलब अगर मैंने बोला कि मेरा 2 मोलर NaCl का सोल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या है कि मैंने 1 लीटर पानी में, ठीक है, नहीं, मेरा 1 लीटर सोल्यूशन है जिसमें मेरा 2 मोल NaCl के प्रेजेंट है ना। या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि बिल्कुल मेरा 1 लीटर पानी में 2 मोल्स NaCl के प्रेजेंट है। ठीक है, 2 मोल NaCl का मतलब क्या हो गया, NaCl का मास लगा दो और उसके बाद उसमें 2 का इंटू कर दो। ठीक है, तो उतना मेरा मास उस वॉल्यूम में प्रेजेंट है। कितने वॉल्यूम में, 1 लीटर में। तो ये मेरा क्या हो गया, मोलैरिटी। ठीक है, अच्छा अच्छा, एक मिनट, मोलैरिटी में क्या वॉल्यूम आ रहा है, हाँ आ रहा है। तो इसलिए मोलैरिटी मेरी क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि मोलरिटी के अपेक्षा मोलैलिटी को कंपेयर मतलब हम यूज ज्यादा करना प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि मोलैलिटी में मेरे मास आते हैं, वॉल्यूम नहीं आता। अभी आगे हम स्टडी करेंगे मोलैलिटी को। और मोलरिटी में मेरा वॉल्यूम आता है जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी ज्यादातर कैलकुलेशन मोलैलिटी में निकालें। चलो, तो अब देखो, अब नेक्स्ट हम देखते हैं मोलरिटी का फॉर्मूला। तो वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, है ना। ठीक, बहुत अच्छी बात है। अब मैंने क्या किया, मैंने अपने मोल्स को किस में चेंज कर दिया, अपना मैंने मोल्स का फॉर्मूला मुझे पता है ना, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना, या वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो उसको मैंने नंबर ऑफ मोल्स को किस में लिख दिया, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट में। ठीक है, और वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में। तो अगर मैंने उसको ml से इंटू ml से ml में चेंज किया है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1000 से इंटू करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम फॉर्मूले को मोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मोलरिटी को मैं स्ट्रेंथ के टर्म्स में भी निकाल सकता हूं। ठीक है, याद करो स्ट्रेंथ मेरी क्या होती थी, स्ट्रेंथ मेरी होती थी वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है ना, तो मैं मोलरिटी को स्ट्रेंथ के टर्म्स में भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो हो सकता है कभी आपको किसी सॉल्यूट का मुझे वेट दिया हो और स्ट्रेंथ दी हो केवल, और मोलरिटी निकलवाई हो, तो आप कंफ्यूज हो कि यार वॉल्यूम तो मुझे पता ही नहीं, अब मैं क्या करूं, है ना। तो या तो आप सीधे निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से, या फिर आप पहले स्ट्रेंथ के फॉर्मूले से वॉल्यूम निकालो, फिर उसको मोलरिटी में पुट करो और यहां से निकालो। तो दोनों चीजों से आपको चीजें निकल आएंगी। ठीक है, चलो, अब मोलरिटी मेरी वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मैंने देख लिया। ठीक है, तो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ऑब्वियसली टेम्परेचर के भी क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये दोनों केस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। न्यूमेरिकल्स आएंगे सीधे सीधे और आपको ये केस अप्लाई करने और आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, सपोज मेरे पास एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है जिसकी मोलरिटी m1 है और जिसका वॉल्यूम v1 है। ठीक है, मतलब मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें सपोज मेरा कोई सॉल्यूशन था, मैंने बोला कि ये 2 मोलर सॉल्यूशन था मेरा।
ठीक है, और इसका वॉल्यूम सपोज 50 ml था। अब मैंने क्या किया, इसमें 50 ml और डाल दिया ऊपर से, तो अब मेरा इसका फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया, 100 ml। तो अब मुझसे पूछ लेगा इसकी फाइनल मोलरिटी बताओ, तो उसके लिए मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। मुझे M2 फाइंड करना है, मैं बहुत आराम से फाइंड कर लूंगा। मुझे M1 पता है 2 मोलर, मुझे वॉल्यूम पता है M1 50 लीटर, ठीक है, 50 ml या 50 लीटर जो भी जिसमें भी दिया हो, ठीक है। अच्छा, राइट साइड में मुझे वॉल्यूम पता है, वॉल्यूम 50 लीटर मत लगाना राइट साइड में, नया वॉल्यूम मेरा कितना हो गया, 50 पहले से था, 50 मैंने डाल दिया, तो टोटल मेरा कितना हो गया 100, ठीक है। तो मैं डिवाइड कर दूंगा 2 × 50 अपॉन 100, तो मेरी मोलरिटी क्या आ जाएगी 1, ठीक। तो ये मेरी नई मोलरिटी हो गई। तो इस तरीके से मैं अपनी मोलरिटी फाइंड कर सकता हूं, एक तरीका मैंने सीख लिया। अभी मैं केवल केसेस पढ़ा रहा हूं, न्यूमेरिकल्स एक साथ करेंगे सारे। नेक्स्ट क्या है, इफ अ सॉल्यूशन हैविंग वॉल्यूम V1 एंड मोलरिटी M1 is mixed with another solution of same solute having molarity M2 and volume V2, then, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें मोलरिटी M1 है जिसकी, और जिसका वॉल्यूम V1 है, ठीक है, और एक और सॉल्यूशन है मेरे पास जिसकी मोलरिटी M2 है और जिसका वॉल्यूम V2 है, लेकिन सॉल्यूट मेरा सेम है, ठीक है। ऐसा मत करना कि एक तो मेरे पास जो मतलब सॉल्यूशन है वो यूरिया का है और दूसरा सॉल्यूशन मैंने नमक का ले लिया ना, दोनों में सॉल्यूट मेरा सेम होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, दोनों का मेरे पास सॉल्यूशन था, मैंने दोनों को मिक्स कर दिया, और मिक्स करने के बाद अब मैं पूछ रहा हूं कि मेरी रिजल्टेंट मोलरिटी बताओ। तो उसके लिए मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2, ठीक है। इसका डेरिवेशन भी है, हमारे काम का नहीं है, मोल कॉन्सेप्ट की बातें थी वहीं पर हो चुकी है, ठीक है ना। आपने की हो तो अच्छी बात है, नहीं की हो और अच्छी बात है, अब सीख लो यार। फॉर्मूला आपको रटा होना चाहिए, क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। बोर्ड्स में मेनली इस टॉपिक से क्वेश्चन कम आते हैं, क्यों, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट में हम इसको बहुत माथापच्ची कर चुके हैं इनके साथ, वो आगे की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन पूछना ज्यादा प्रेफर करता है, बट चूंकि सिलेबस में है तो पढ़ना तो है ही है, तो ठीक है, एक बार नजर मार लेते हैं। चलो, तो ये हो गया मेरा रिजल्टेंट मोलरिटी का फॉर्मूला, ठीक है। सारी चीजें कॉपी में जानी चाहिए एज इट इज, कथा नहीं चल रही है। नेक्स्ट है मेरी मोलैलिटी। हाँ, क्या सर तुतला रहे हो क्या, नहीं 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 भाई, मोलैलिटी उस कंसंट्रेशन टर्म का नाम है, मोलैरिटी था, ये मोलैलिटी है, ठीक है। मतलब क्या है, सबसे पहले तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं होगी, क्योंकि अभी हम इसका फॉर्मूला देखेंगे, उसमें वॉल्यूम नहीं आएगा। मोलैलिटी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। इस चीज को याद रखना, ये एक इकलौता कंसंट्रेशन टर्म है जिसमें डिनोमिनेटर में मेरा सॉल्वेंट आएगा। अक्सर हम गलती करते हैं जल्दबाजी में, सॉल्यूशन की वेट पे ले आते हैं, वहां पर बहुत गलत है, ठीक है ना। इसको हमेशा याद रखना, स्टार मार्क में मतलब ये वाली चीज लिख लो, अलग से लिख लो, बड़ा बड़ा लिख लो, सॉल्वेंट को बहुत बड़ा बड़ा चमका के लिख दो, हाईलाइट कर दो, कुछ भी करो, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये एक इकलौती कंसंट्रेशन टर्म है जिसमें हम डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट का मास लगाते हैं, सॉल्यूशन का नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में मेरा कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसको मैं क्या बोलूंगा, मोलैलिटी। तो नीचे भी मेरा क्या है, किलोग्राम मतलब मास, ऊपर भी क्या है, मास, तो ये इसमें वॉल्यूम नहीं आया, तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। चलो, फॉर्मूला क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट इन केजी, है ना। तो अब नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकता हूं, फिर से मास अपॉन मोलर मास, है ना, बहुत अच्छी बात है। और अगर इसको ग्राम से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। चलो, ग्राम में चेंज करेंगे तो 100 से इंटू हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। तो ये मेरा मोलैलिटी का फाइनल फॉर्मूला निकल के आया, इसको आप रट्टा मान लीजिए। चलिए, अब नई चीज मेरी क्या है, मोलैलिटी से मोलरिटी में इंटर कन्वर्जन, ठीक है। देखो, डेफिनेशन से जाओगे तो भी निकलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी न्यूमेरिकल्स करेंगे। और एक ये डायरेक्ट फॉर्मूला है जो आपको किताबों में मिल जाएगा, आप याद कर सकते हो, ठीक है, कर लो,
जरूरत नहीं पड़ेगी कल जो मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा उसके बाद। ठीक है, कल एक हम बहुत बेहतरीन ट्रिक सीखेंगे, कोई भी फॉर्मूला रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी और किसी भी टाइप का इंटर कन्वर्जन आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। जरूरत पड़ी तो ट्रिक सिखाऊंगा, वरना रहने दूंगा, देख लूंगा। कल वैसे मैं सिखा दूंगा। तो इस फॉर्मूले को मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है? इस फॉर्मूले को इसलिए लिखा है क्योंकि ये आपको किताबों में लिखा मिल जाएगा, और किताबों में कहीं लिखा मिल जाए तो कहीं ऐसा ना हो कि आप ब्लेम करने लगो, यार ये फॉर्मूला तो बहुत सिंपल था, सर ने बताया ही नहीं। तो भाई ये रहा फॉर्मूला, इसको रट्टा मार लो। सिंपल सा कुछ नहीं दे रखा आपको, सपोज मोलरिटी दी होगी, डेंसिटी दी होगी और मोलिकुलर वेट दिया होगा, सॉल्यूट का मोलरिटी निकलवा लेगा, तो इस फॉर्मूले में फिट कर देना, मोलरिटी निकाल लेना। ठीक है, चलो अब समझते हैं नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी का क्या चक्कर है? देखो, नॉर्मेलिटी समझने से पहले मैं मानकर चल रहा हूं कि आपको इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है। क्यों? क्योंकि वो 11th का टॉपिक है रेडॉक्स का। ठीक है, तो वहां पर आपने इक्विवेलेंट मास अच्छे से पढ़ा होगा, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा होगा, एन फैक्टर अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, तो वो मैं मानकर चल रहा हूं आपको आता है। अगर आपको कहीं दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं एक पर्टिकुलर वीडियो उसी एन फैक्टर के ऊपर बना दूंगा। अगर जरूरत हो तो प्लीज लिख देना, बट इस टॉपिक में मैं उसको नहीं घुसेड़ना चाहता क्योंकि जरूरत नहीं है। ठीक है ना, जो टॉपिक 12th का उसको 12th के साथ ही रहने दिया जाए। अगर आपको प्रॉब्लम हो प्लीज कमेंट कर देना, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, या फिर टेलीग्राम पर मैसेज कर देना, मैं उसके लिए पर्टिकुलर वीडियो कल ही बना दूंगा। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम आ गया ना, मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ऊपर मैं क्या लिखूंगा? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट, और नीचे मैं क्या लिखूंगा? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। किसमें? लीटर में। ये मेरा फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो अगर मुझे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने हो तो वो भी मैं निकाल सकता हूं। कैसे? नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम करके। हाँ बिल्कुल। नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में भी कोई रिलेशन होता है? हाँ बिल्कुल। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू एन इंटू मोलरिटी। एन क्या है यहाँ पर? एन मेरा एन फैक्टर है। एन फैक्टर के बारे में थोड़ी सी चर्चा मैं कर दूंगा, कोई बात नहीं है। ठीक है, चलो। तो अब अक्सर हम कंफ्यूज रहते हैं कि नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में रिलेशन क्या होता है ना। मतलब हम जनरली कभी कभार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मोलरिटी इज इक्वल टू एन इंटू नॉर्मेलिटी था, या नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू एन इंटू मोलरिटी था। तो याद करने की ट्रिक क्या है? नानी इज इक्वल टू एन मम्मी, है ना। ट्रिक है भाई, अपनी अपनी ट्रिक है। नानी इज इक्वल टू एन मम्मी। ठीक है, मतलब कई सारी मम्मियां मिलकर नानी बनाएंगी, है ना। ऑब्वियस सी बात है, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू एन मोलरिटी, नानी इज इक्वल टू एन मम्मी। चलो एन फैक्टर की थोड़ी सी बात करते हैं। देखो, एन फैक्टर हम कई कई तरीके से निकाल सकते हैं। एसिड्स का अपना अलग एन फैक्टर होता है, बेसिस का अलग होता है, सॉल्ट्स का अलग होता है, और रिएक्शंस में भी हम एन फैक्टर निकालते हैं। ये सब आपने रेडॉक्स में सीखा होगा। रिएक्शंस में हम कैसे निकालते हैं कि हमारा जितना टोटल इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा होगा पूरी रिएक्शन में, उसको मैं क्या बोल दूंगा? उस रिएक्शन का एन फैक्टर। जैसे सपोज ये वाली एक रिएक्शन आपको दी हुई है, ठीक है, और इसमें आपको दिख रहा है कि 5 इलेक्ट्रॉन का मेरा चेंज आ रहा है, तो इस रिएक्शन के लिए मेरा एन फैक्टर कितना हो गया? 5। ठीक है, चलो एसिड में एन फैक्टर कितना होता है? एसिड में एन फैक्टर होता है उसकी जितनी बेसिसिटी है वो उसका एन फैक्टर होगा। मतलब कि पानी में जाने के बाद वो जितने H पॉजिटिव आयंस दे पाएगा उसका एन फैक्टर वही हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज HCl। ठीक है, HCl का मतलब क्या है कि ये पानी में जाएगा और एक H पॉजिटिव मुझे दे देगा, है ना। तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया? 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल सपोज H2SO4, पानी में जाएगा 2 H पॉजिटिव देगा, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया? 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल H3PO4, पानी में जाएगा 3 H पॉजिटिव देगा, तो एन फैक्टर कितना हो गया? 3। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है H3PO3, पानी में जाएगा 3 H पॉजिटिव देगा, एन फैक्टर हो गया 3, और ये हो गया गलत। भाई आपने इन सब के स्ट्रक्चर देखे होंगे रेडॉक्स में, मैं ये मानकर चल रहा हूं। तो आपको पता होना चाहिए H3PO3 का एन फैक्टर 3 नहीं होता, क्योंकि ये जो आपको 3 H इसमें दिखाई दे रहे हैं वो तीनों H मेरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से नहीं जुड़े हुए हैं। मतलब मेरे तीनों H एसिडिक नहीं है। एग्जैक्टली में हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो फोस्फोरस के जो ऑक्सी एसिड्स होते हैं
उनके स्ट्रक्चर बनाने की एक विधि होती है, उसको समझो। जैसे मैं पिछले एग्जांपल से लेता हूं, मैंने आपको क्या बोला, H3PO4 का स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अगर किसी कंपाउंड में फोस्फोरस और ऑक्सीजन दिख जाए तो सबसे पहले तो P डबल बॉन्ड O बना दिया करो आंख बंद करके, ठीक है। अब मेरा फॉर्मूला क्या है, H3PO4, 3 ऑक्सीजन बच रहे हैं, 3 हाइड्रोजन बच रहे हैं, तो एक एक OH जोड़ दो, ठीक है। तो अब इसमें देखो कि मेरे 3 हाइड्रोजन हैं जो कि 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़े हुए हैं, तीनों ऑक्सीजन से, तो तीनों ही मेरे आयनाइज हो जाएंगे और मेरी इसका इन फैक्टर कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। बट नेक्स्ट मैंने क्या बात कर दी, H3PO3 की। तो सबसे पहले तो मैं क्या बनाऊंगा, P डबल बॉन्ड O। अब मेरे 3 H हैं और 2 ऑक्सीजन बचे हैं, एक H बच गया ना, तो डायरेक्ट फोस्फोरस से लगा दो। अब फोस्फोरस तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है नहीं, तो ये वाला H तो जाएगा ही नहीं पानी में। कौन सा जाएगा, ये और ये। तो 2 ही H मेरे आयनाइज हो सकते हैं, इसलिए मेरा एन फैक्टर क्या हो गया, 2। H3PO3 में एन फैक्टर कितना हो गया, 2। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है मेरा, H2P H3PO4 हो गया, H2PO4, ठीक है। इसको देखते हैं, नहीं एक सेकेंड, H2PO2 देखते हैं, H2PO3, चलो, P डबल बॉन्ड O, ठीक है, OH, ठीक है, H2PO2 देख रहा हूं मैं, H3PO2 देख रहा हूं, ओहो H3PO2 देख रहा हूं, ठीक है ना। H3PO2 में क्या होगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। ये मेरा किसका स्ट्रक्चर है, H3PO2 का। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें मेरे 2 H किससे जुड़े हुए हैं, फोस्फोरस से, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, मेरे वो दोनों H आयनाइज नहीं हो सकते, केवल एक ही H मेरा आयनाइज होगा जो कि किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से। तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 1, ठीक है। तो अगर आपको केवल फॉर्मूला दिया हो ना, H3PO2 या H3PO3 या H3PO4, तो तीनों में ही आपको क्या दिख रहा है कि 3 H हैं। तो कहीं ऐसा ना कर देना कि 3 उसका एन फैक्टर कर दो, भाई उसका स्ट्रक्चर बना के एक बार देख लीजिएगा कि क्या वो मेरा जो हाइड्रोजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा भी हुआ है कि नहीं, तभी तो वो अपनी बेसिसिटी शो करेगा। तो ऐसे ही आपको इसमें देखना पड़ेगा। अच्छा, कोई चीज मेरी OH माइनस भी तो दे सकती है, ठीक है ना, तो वो उसकी क्या कहलाती है, एसिडिटी। तो उसके लिए क्या एग्जांपल है, सपोज NaOH। तो NaOH में क्या है, एक OH माइनस दे सकता है ये, तो इसका एन फैक्टर क्या हो गया, 1। दूसरा क्या है, CaOH2, ये 2 दे सकता है, तो इसका एन फैक्टर क्या हो गया, 2, ठीक है। तो ऐसे ही करके डिफरेंट डिफरेंट, देखो मैं फास्ट जा रहा हूं क्योंकि ये सारी चीजें 11th की हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको नहीं आती हैं तो इसमें मेरी गलती नहीं है, आपने 11th अच्छे से नहीं पढ़ी। बट अगर आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको उसकी वीडियो बनाकर दूंगा, बट आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, चाहे इंस्टाग्राम पर, चाहे मुझे फेसबुक पे मैसेज कर दीजिएगा, चाहे टेलीग्राम पर, ठीक है। अच्छा, सॉल्ट्स का भी एन फैक्टर होता है, हाँ बिल्कुल। सॉल्ट्स का एन फैक्टर क्या होता है, टोटल चार्ज ऑन कैटायन या फिर टोटल चार्ज ऑन एनायन। मतलब सपोज मेरा एक सॉल्ट है Na2CO3, तो या तो टोटल चार्ज कैटायन का देख लो या फिर टोटल चार्ज एनायन का देख लो। तो चलो एक काम करते हैं, पहले कैटायन का देखते हैं। तो कैटायन मेरे कितने हैं, 2, 2 सोडियम है, और सोडियम पर आयन कितने होते हैं, प्लस चार्ज होता है 1। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, 2 पॉजिटिव। तो एन फैक्टर क्या हो गया, 2। नहीं नहीं सर, हम कैटायन का नहीं देखेंगे, हमें तो एनायन से दोस्ती करनी है, हम तो एनायन का देखेंगे, ठीक है। तो कार्बोनेट पर कितना होता है, 2 माइनस, और एक ही है कार्बोनेट, तो भी एन फैक्टर कितना हो गया, 2, ठीक है। तो इस तरीके से हम सॉल्ट्स का भी एन फैक्टर निकाल सकते हैं। चलिए, तो इतनी बात थी एन फैक्टर की। जिसको आता होगा ठीक है, उसका टाइम पास हो गया, और जिसको नहीं आता उसको सीखने को मिल गया। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन। मतलब मुझसे बोला गया कि पानी था मेरे पास, सपोज 18 ml वाटर था, ठीक है, और उसमें मैंने 2 मोल NaCl के डाल दिए, है ना। तो
तो 80 ml वाटर था, उसमें मैंने 2 मोल NaCl के डाल दिए, तो मुझे NaCl और पानी का मोल फ्रैक्शन बता दो क्या होगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, है ना, और अपॉन मोल्स ऑफ सोल्यूशन। क्या मतलब है कि सपोज मेरे पास 2 मोल्स हैं किसके, NaCl के, तो ऊपर लिखूंगा मैं 2, ठीक है, और नीचे मैं क्या लिखूंगा, टोटल मोल्स, मतलब 2 मोल तो मेरे NaCl के और 1 मोल मेरे पानी का। ठीक है, तो क्या हो गया मेरा, 1 मोल मेरे पानी का, तो मोल फ्रैक्शन कितना आ गया, 2/3। बेसिकली मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि जिसका मुझे मोल निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, उसके मोल्स और अपॉन टोटल मोल्स, डॉट डॉट डॉट, है ना। मतलब मेरे उस सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं उन सबका मोल्स मुझे नीचे लिखने हैं प्लस करके, और ऊपर मुझे जिसके भी मोल्स निकालने हैं उसका मोल मुझे ऊपर लिखना है और दोनों को डिवाइड कर देना, मेरा मोल फ्रैक्शन निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अभी एग्जांपल से देखेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। मोल फ्रैक्शन को मैं कैसे कैसे रिप्रेजेंट करता हूं वो समझो। मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता हूं इस सिंबल से। ठीक है, इसको क्या बोलता हूं मैं, जीटा। क्या बोलूंगा, जीटा। ठीक है ना। तो अगर मुझसे बोला जाए कि जीटा NaCl का निकालो, तो NaCl के मोल्स और अपॉन टोटल मोल्स में लिख दूंगा। ठीक है ना। तो मुझे मोल फ्रैक्शन का सिंबल मुझे पता चल गया, जीटा, उसका फॉर्मूला पता चल गया। ठीक है, इसमें कहीं पर भी वॉल्यूम आया नहीं, बिल्कुल वॉल्यूम नहीं आया, तो इसलिए ये जो क्वांटिटी होगी वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगी। चलो, नेक्स्ट है पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, इसको भी स्टडी आपको करना आना चाहिए। सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या है, तीनों टर्म्स में बोल सकते हैं, मोल्स बाई वॉल्यूम, मोल्स में भी देख सकते हैं, वेट बाई वॉल्यूम में भी, या फिर वेट बाई वेट में भी। मोटी मोटी बात क्या है, ऊपर मैं लिखूंगा वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में, नीचे मैं लिखूंगा वेट ऑफ सॉल्यूशन ग्राम में, इंटू 10⁶ कर दूंगा। अरे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मेरा, अगर मैं बात करूं वेट बाई वेट की, है ना, तो इसका मतलब है कि 10 लाख, है ना, 10 लाख ग्राम वाटर में मेरा 1 ग्राम NaCl प्रेजेंट है, तो मैं क्या बोलूंगा, उसकी कंसंट्रेशन मेरी 1 ppm है। मिलियन का मतलब क्या होता है, 10⁶, 10 लाख। तो पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या हो गया कि 1 मिलियन में उस सॉल्यूट का कितना पार्ट मिला हुआ है। सपोज मुझसे कहा गया कि इस पानी में NaCl की कंसंट्रेशन 5 ppm है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस सॉल्यूशन का 10 लाख ग्राम ले लूं, है ना, तो उसमें मुझे 5 ग्राम NaCl मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही वॉल्यूम में है कि अगर मैं 10 लाख ml ले लूं तो उसमें मुझे मिल जाएगा 5 ग्राम NaCl। ठीक है ना, और अगर मैं 10 लाख मोल्स ले लूं तो उसमें मुझे 5 मोल्स NaCl के मिल जाएंगे। ठीक है, तो इतनी बातें थी मेरी किसकी, कंसंट्रेशन टर्म्स की। अब हम चलेंगे क्वेश्चंस पर। देखो, एक और कंसंट्रेशन टर्म होता है जिसका नाम है फॉर्मेलिटी, वो आयनिक कंपाउंड्स के लिए होता है। ठीक है ना, बट आजकल वो चर्चित नहीं है और अब वो हमारे ट्यूटोरियल से बाहर जा चुका है, तो उसको हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट ऐसा होता है तो किसी बुक में मिल जाए तो घबराना नहीं। ठीक है ना, उसमें क्या करते हैं, नंबर ऑफ फॉर्मूला वेट लेता हूं मैं उसमें, मतलब एक्चुअली ऐसा माना जाता है कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका मॉलिक्यूल नहीं होता। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि एक मॉलिक्यूल NaCl का दे दो मुझे, है ना, तो ये टर्म ही गलत है। ठीक है ना, एक्चुअली में NaCl का मॉलिक्यूल नाम की कोई चीज नहीं होती। ठीक है ना, आयनिक कंपाउंड्स के लेटिसेस होते हैं, मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं। ठीक, तो अच्छा, तो हम मॉलिक्यूलर वेट तो निकालते हैं, तो ठीक है, ऐसा बोल दिया जाता है कि NaCl का मॉलिक्यूलर वेट वो है। एक्चुअली में वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला वेट होता है, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट तो उसका होगा जिसका मॉलिक्यूल हो। अब NaCl तो मॉलिक्यूल ही नहीं है, तो उसका वो एक्चुअली में फॉर्मूला वेट होता है। बट फिर बाद में सोचा गया कि क्यों बाल की खाल निकालो यार, फालतू में इतने सारे तो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, वही नहीं चल रहे, तो एक और लिया हो फॉर्मेलिटी, है ना। तो फॉर्मेलिटी हो रही थी एक्चुअली में उस कंसंट्रेशन टर्म में, इसलिए इसको हटा दिया गया। ठीक है, तो किसी बुक में मिल जाए तो ऐसा मत सोचना कि क्या है, अब उस पर क्वेश्चन नहीं आता। चलो क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 149 ग्राम है KCl का, उसको मैंने 10 लीटर एक्वस सॉल्यूशन में घोल दिया, तो डिटरमाइन द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो अब सबसे पहले तो मैं सोल्यूट देखूं क्या है। सोल्यूट मेरा KCl है ना, और मुझे KCl का क्या दिया हुआ है 149 ग्राम मास दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं क्या निकाल लूं, मास से मोलर मास निकाल लूं, ठीक है ना, और उससे मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल लूं। तो सबसे पहले क्या किया मैंने, मॉलिक्यूलर मास निकाला KCl का, वो कितना आया 74.5। ठीक है, फिर मास अपॉन मोलर मास करके मैंने उसके मोल्स निकाल लिए, तो कितना आ गया 2 मोल्स। ठीक है, तो 2 मोल्स को मैंने 10 से डिवाइड कर दिया, तो मेरी क्या आ गई मोलरिटी। ठीक है, वेट अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, सिंपल मेरी क्या आ गई मोलरिटी निकल के। सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 225 ग्राम है एक्वस सॉल्यूशन, उसमें मेरा 5 ग्राम यूरिया है। ठीक है, तो मुझे अभी क्या क्या पता चल गया, यूरिया का मास पता चल गया, यूरिया का मॉलिक्यूलर मास मुझे पता है, और मुझे अपने वॉल्यूम का सॉल्यूशन का मुझे अपना मास पता है कितना 225 ग्राम। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आगे देखते हैं, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मोलेलिटी। ठीक है ना, मोलेलिटी बतानी है। ठीक है, मोलेलिटी बतानी है, तुरंत मोलेलिटी जैसी आए क्या याद करना है, मुझे नीचे सॉल्वेंट रखना है। तो जहां जहां सॉल्यूशन हो सबसे पहले तो उसको काटो। ठीक है ना, कहीं पर भी गलती से मैं सॉल्यूशन ना लिख दूं, तो सबसे पहले तो मैं सॉल्वेंट की जो चीजें हैं वो निकाल के अलग रख लेता हूं। तो नीचे यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, 225 ग्राम ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। यहां पर मुझे सॉल्यूशन का मास दिया गया है, तो सबसे पहले तो मैं अपने सॉल्वेंट का मास निकाल लूं। कैसे निकालूंगा, सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का मास घटा दे रहा हूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा सॉल्वेंट का मास। तो सबसे पहले मैंने वही किया, क्या 255 में से 5 घटाया और 250 ग्राम मेरा क्या आ गया मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब मोलेलिटी निकालने के लिए मुझे नीचे वाली चीज मिल गई, क्या मास ऑफ सॉल्वेंट मिल गया। ठीक है, ऊपर क्या आता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है मेरा यूरिया, यूरिया का क्या मुझे मोलर मास पता है 60 पता है। क्या मुझे यूरिया का मास पता है, हाँ 5 ग्राम पता है। तो मैं क्या निकाल सकता हूं उसके मोल्स, वो मैंने निकाल लिए 0.083। ठीक है, अब नीचे जो सॉल्वेंट का मास होना चाहिए वो किसमें होना चाहिए, किलोग्राम में, बट इसमें मुझे क्या दिया हुआ है ग्राम में, तो मैं क्या करूंगा 1000 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो वही कर दिया और सबकी वैल्यू रख दी और मेरा आंसर कितना आ गया 0.332। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। मोलेलिटी के केस में बस क्या याद रखना है मुझे कि मेरा जो वॉल्यूम होना चाहिए वो मास होना चाहिए वो सॉल्वेंट का होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने सॉल्वेंट का मास निकाला। आगे बढ़ते हैं, अब क्या है, मोलेलिटी ऑफ द यूरिया सॉल्यूशन विच हैज मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया 0.2। एक्स यूरिया का मतलब समझते हो ना, ये क्या है जीटा है। ठीक है, एक्चुअली में इस तरीके से बनता है। चलो, तो अब मुझे क्या दे रखा है, मोल फ्रैक्शन दे रखा है यूरिया का यूरिया सॉल्यूशन में। ठीक है ना, और मुझे क्या निकालना है, मोलेलिटी निकालनी है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले तो जो दिया है पहले उसको लिखो। ठीक है ना, क्या दिया है मुझे, यूरिया सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन, मतलब यूरिया के मोल्स और अपॉन टोटल मोल्स की वैल्यू कितनी दी रखी है 0.2। अच्छा, एक बात और यार, एक बात भूल गया मैं बताना आपको, उसको भी समझो पहले। देखो, सारे मोल फ्रैक्शंस का जो सम होता है वो हमेशा 1 होता है। मतलब मेरे टोटल जितने भी मोल फ्रैक्शंस, अगर मैं मतलब सपोज मेरे किसी सॉल्यूशन में 3 कंपोनेंट प्रेजेंट थे और मैंने तीनों का मोल फ्रैक्शन निकाला, तो जब मैं उनका सम करूंगा तो मेरी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। इसको समझ लेते हैं क्यों आएगी। देखो, सपोज मेरा सपोज मेरे 3 कंपोनेंट थे A, B और C, और मैंने तीनों का क्या निकाला मोल फ्रैक्शन। तो देखो, अगर जब मैं Na मतलब A कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल मोल्स। ठीक है, टोटल मोल्स को मैं n लिख दे रहा हूं। ठीक है, जब मैं n बेसिकली एक्चुअली में क्या है Na प्लस Nb प्लस Nc। ठीक है, तीनों के मोल्स का सम। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जब मैं मोल फ्रैक्शन B का निकालूंगा तो मैं क्या लिखूंगा Nb अपॉन n, और जब मैं मोल फ्रैक्शन C का निकालूंगा तो मैं क्या लिखूंगा Nc अपॉन n। अगर मैं इन सबको सम कर दूं तो क्या हो जाएगा, नीचे n n n एलसीएम लिया तो टोटल आ गया n, और ऊपर क्या आ गया Na प्लस Nb प्लस Nc। n की वैल्यू क्या है, Na प्लस Nb प्लस Nc, तो दोनों कट गए, आंसर क्या आ गया 1। ठीक है, तो अगर मैं सारे मोल फ्रैक्शंस का सम निकालूं तो टोटल कितना आता है 1 आता है। ठीक है, चलो अब मैं अपने क्वेश्चन पर वापस चलता हूं। देखो, इसमें क्या दे रखा है मुझे, मेरे यूरिया का मोल फ्रैक्शन कितना है 0.2। ठीक है, अब मुझे क्या बोला गया, यूरिया सॉल्यूशन है ना,
तो एक मेरा यूरिया होगा, दूसरा मेरा पानी होगा, ठीक है। दोनों के मोल्स का सम कितना होगा, 1, है ना। इतनी बात मुझे पता है। तो दूसरे का क्या आ गया, मेरा 0.8 आ गया मोल फ्रैक्शन। क्या इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम? मतलब अगर मेरा 0.2 मोल्स प्रेजेंट हैं किसी भी सॉल्यूशन में यूरिया के, तो उसमें ऑब्वियस सी बात है 0.8 मोल्स किसके होंगे, पानी के। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। चलो, तो अब मुझे क्या पता चल गया, 0.8 मोल्स मेरे किसके हैं, पानी के प्रेजेंट हैं, ठीक है। निकालना क्या था मुझे, मोलैलिटी, ठीक है। मोलैलिटी में क्या कहीं पर मोल्स आते हैं, हाँ आते हैं, ऊपर आते हैं, ठीक है। मुझे किसकी निकालनी है, यूरिया सॉल्यूशन की, तो ऊपर मैं क्या रख दूंगा, यूरिया के मोल्स रख दूंगा। तो यूरिया के मोल्स कितने हैं, 0.2। नीचे क्या आता है, सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंट कौन है, पानी। पानी का क्या लगाना है, मास। मुझे क्या पता है, मोल्स, और मुझे उसका मोलर मास भी पता है। तो मोल्स कितने हैं मेरे, 0.8, और मोलर मास कितना होता है पानी का, 18, ठीक है ना। तो दोनों को इनटू किया तो ये वैल्यू किस में निकल के आएगी, ग्राम में। उसको मुझे किस में चेंज करना पड़ेगा, किलोग्राम में। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 से इनटू, ठीक है। तो ये जो मेरा निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, 125/9, ठीक है। कैलकुलेशन नहीं करवा रहा हूं, आप चीजें कॉन्सेप्चुअली समझो। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जितने भी मैं इंटर कन्वर्जन कर रहा हूं ना, क्या कहीं पर आपको ये नीड पड़ रही है कि मुझे फॉर्मूला याद होना चाहिए था, नहीं यार। मैं तो सिंपली डेफिनेशन से जा रहा हूं, है ना। डेफिनेशन से कैसे जा रहा हूं, कि मुझे पता था कि मेरा मोल फ्रैक्शन क्या है, 0.2, है ना। और मुझे ये भी पता है कि सारे मोल्स फ्रैक्शंस का जो सम होता है वो क्या होता है, 1, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर सबका मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है, तो अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरे यूरिया सॉल्यूशन में यूरिया के मोल्स यूरिया का मोल फ्रैक्शन 0.2 है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे यूरिया के मोल्स 0.2 हैं, तो मेरे पानी के मोल्स कितने होने चाहिए, 0.8। तभी तो नीचे क्या आएगा, 1, और ऊपर क्या आएगा, 0.2, और फाइनल वैल्यू क्या आएगी, 0.2, है ना। तो ये कॉमन सेंस लग गया यहां से। और फिर वहां से मैंने क्या किया, अपने पुराने बेसिक्स लगाकर मोल्स के और सिंपल सी मोलैलिटी को फाइंड कर लिया, ठीक है। तो अब तक हम कर रहे थे बहुत तुच्छे तुच्छे और छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स। अब करते हैं थोड़े ट्रिकी न्यूमेरिकल्स, ठीक है। जिन न्यूमेरिकल्स को देख के ही हाय तौबा मच जाती है ना। तो उसको देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ वी हैव 10 मोलल यूरिया सोल्यूशन, ठीक है। क्या बोल रहा है, 10 मोलल यूरिया सोल्यूशन, मतलब 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में मेरा 10 मोल्स यूरिया के होंगे। इतनी इंफॉर्मेशन मेरी पहली लाइन से मुझे पता चल गई, ठीक, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो, मुझे बता दो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन दिस सॉल्यूशन एंड आल्सो कैलकुलेट परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ यूरिया, ठीक है। सबसे पहले वो मुझसे क्या पूछ रहा है, यूरिया का मोल फ्रैक्शन, ठीक। यूरिया का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, ऊपर यूरिया के मोल्स, नीचे यूरिया प्लस पानी के मोल्स, है ना। यूरिया के मोल्स पता है क्या, हाँ पता है, 10 हैं। पानी के मोल्स मुझे निकालने हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मुझे क्या पता है, पानी का मास पता है ना। पानी का मास कितना है, अरे 1 किलोग्राम पानी है यार। सॉल्वेंट का वेट तो मुझे पता है ना कितना, 1 किलोग्राम। तो मतलब मेरा 1000 ग्राम क्या है, पानी, ठीक है। और पानी का मोलर मास कितना होता है, 18। तो मास अपॉन मोलर मास से मुझे पानी का मोल्स पता चल गए। वही मैंने लिखा है, 10 मोल्स मेरे यूरिया के, तो Na अपॉन Na प्लस Nb। और इसको सॉल्व करोगे तो यहां से क्या आ जाएगा, ये मोल फ्रैक्शन आपका निकल के आ गया, ठीक है। डेफिनेशंस पता थी तो मुझे सब पता था, डेफिनेशंस नहीं पता थी तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मुझसे क्या निकलवा रहा है, परसेंटेज वेट बाई वेट। तो सबसे पहले तो परसेंटेज वेट बाई वेट सोचो क्या होता है। परसेंटेज वेट बाई वेट होता है 100 ग्राम मेरे सॉल्यूशन में कितने ग्राम मेरा सॉल्यूट प्रेजेंट है, ठीक, बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले मुझे क्या पता होना चाहिए, दोनों चीजों के वेट। क्या मुझे यूरिया का वेट पता है, नहीं। मुझे तो यूरिया के मोल्स दिए गए हैं, कितने, 10, ठीक है। बट मुझे यूरिया का मोलर मास तो पता है 60, तो 10 इंटू 60 कर दूं तो 600 क्या आ जाएगा मेरा यूरिया का वेट, ठीक है। क्या मुझे सॉल्यूशन का वेट मालूम है, नीचे मैं क्या लिखता हूं, सॉल्यूशन का वेट, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूशन।
तो क्या मुझे सॉल्यूशन का वेट मालूम है? हाँ मालूम है। मुझे सॉल्वेंट का वेट मालूम है? हाँ कितना? 1000 ग्राम, है ना। क्या मुझे सॉल्यूट का वेट मालूम है? हाँ 600 ग्राम। तो दोनों को प्लस कर दूं तो सॉल्यूशन का वेट नहीं आएगा क्या? ऑब्वियसली आ जाएगा। तो मुझे वेट ऑफ सॉल्यूशन भी पता चल गया। वही मैंने यहाँ पर लिखा है 600 प्लस 1000, 1600 ग्राम मेरा क्या है? सॉल्यूशन का वेट। और ऊपर में क्या लिखूंगा? सॉल्यूट का वेट, वो कितना है? 600, और इंटू 100, वहां से मेरा क्या आ जाएगा? परसेंटेज वेट बाई वेट। ठीक है, दो चीजें निकाल ली मैंने, किससे? केवल मोलैलिटी से। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा, अब वो मुझे क्या कह रहा है? उसने मुझे एक तीसरी चीज दे दी, डेंसिटी। ठीक है, 1.5 ग्राम पर ml। मुझे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पता चल गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब वो मुझसे क्या पूछ रहा है? मुझे मोलरिटी बता दो, मुझे परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम बता दो, और मुझे स्ट्रेंथ भी बता दो। चलो ठीक है, निकालते हैं। तो सबसे पहले तो अब ये समझो, अब मुझे क्या क्या चीजें पता है और मुझे क्या क्या चीजें निकालनी है। देखो, मुझे निकालनी है मोलरिटी। मोलरिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना। क्या मुझे मोल्स ऑफ सोल्यूट पता है? अपने आप से ये सारी बातें करो मन में। मैं तो कहता हूं वीडियो को पॉज करो और खुद निकालने की कोशिश करो। ठीक है, क्या पूछा है, क्या निकालना है, बस इतनी चीजें पता होनी चाहिए। आपस में हम 3-5 लगाकर सॉल्व कर लेंगे। तो देखो क्या पूछा है मुझसे, मोलरिटी पूछी है। मोलरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्या मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पता है? हाँ पता है। कितने मोल्स हैं मेरे? 10 मोल्स मेरे यूरिया के हैं। ठीक है, क्या मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है? बिल्कुल नहीं पता। ठीक है, तो क्या पता है मुझे? मुझे मास ऑफ सॉल्यूशन पता है, कितना है? 1600 ग्राम। और डेंसिटी मुझे मिल गई, कितनी? 1.5 ग्राम पर ml। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम से मैं क्या निकाल लूंगा? सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाल लूंगा, और फिर चुपचाप उसको मोल्स अपॉन वॉल्यूम करके मोलरिटी निकाल लूंगा। ठीक है, क्या फॉर्मूले की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। देखो, फॉर्मूला रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा। बोर्ड्स में आएंगे, आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, और आईआईटी जेईई में फॉर्मूला काम नहीं करेगा, इस बात को मान लो। ठीक है ना। और आईआईटी जेईई तक आप जब पहुंचोगे तो बहुत सारी चीजें रटने के लिए होंगी, आप इस फॉर्मूले में कंफ्यूज पक्का हो जाओगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। क्योंकि इतने कंफ्यूजिंग फॉर्मूले हैं, आप उसमें पुट ही नहीं कर पाओगे। तो इसलिए बहुत क्लैरिटी रखो डेफिनेशंस की, आपको चीजें अपने आप निकल कर आएंगी। ठीक है, तो मोलरिटी फाइंड हो गई। क्या किया मैंने? मोल्स ऑफ सोल्यूट और अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर वॉल्यूम निकाला, कितना आया? 1600 अपॉन 1.5। यहाँ पर 10 मेरा क्या है? मोल्स ऑफ सोल्यूट। ये मेरा वॉल्यूम इंटू 1000। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम मेरा लीटर में होना चाहिए, बट किस में है? ये ml में। तो ये मेरी क्या आ गई? 9.3 मोलर मेरा मोलरिटी आ गई। चलो नेक्स्ट, स्ट्रेंथ। अभी मैंने आपको पीछे बताया ना, स्ट्रेंथ और मोलरिटी में रिलेशन क्या होता है? स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू मोलर मास। तो सिंपली क्या हो गया? 9.3 इंटू मोलर मास यूरिया का, तो 9.3 इंटू 60 क्या आ गई मेरी? स्ट्रेंथ। कुछ नहीं करना पड़ा। अब अगर आपको वो रिलेशन नहीं पता होता, तो वो रिलेशन मैंने रटवाया नहीं है, मैंने आपको पहले स्ट्रेंथ निकलवाई, और फिर मैंने आपको मोलरिटी के फॉर्मूले में स्ट्रेंथ का वो फॉर्मूला अलग से दिखा दिया, सर्कल करके मैंने कैप्सुलेशन करके आपको वो वाली चीज दिखाई थी। ठीक है ना। तो स्ट्रेंथ क्या हो गई? मोलरिटी इंटू मोलर मास। चलो नेक्स्ट, अब मुझसे क्या पूछ रहा है वो? परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन पे चलें। परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम का मतलब क्या है? 100 ml सॉल्यूशन में मेरा कितना सॉल्यूट का वेट प्रेजेंट है, ये तो मेरी डेफिनेशन। फॉर्मूला क्या था? वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ठीक है, स्ट्रेंथ और इसमें यही डिफरेंस था ना, उसमें लीटर में था, इसमें ml में था। ठीक है, चलो, तो क्या मुझे वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूट पता है? हाँ, 10 मोल्स है, 60 उसका मॉलिक्यूलर मास है, तो वॉल्यूम उसका वेट कितना हो गया? 600। क्या मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है? हाँ, निकाला तो सही अभी ये। तो क्या करूंगा? 600 अपॉन ये वॉल्यूम सॉल्यूशन का इंटू 100, क्या आ जाएगा मेरा? वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक, मतलब मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि मुझे केवल एक मोलैलिटी दी गई थी, और उस मोलैलिटी से मैंने मोलरिटी निकाल दी। क्या वो पीछे वाला फॉर्मूला था, उसकी जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी, बिल्कुल नहीं पड़ी। आप चाहो उस फॉर्मूले को याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट
डेफिनेशंस आर सफिशिएंट टू सॉल्व एनी न्यूमेरिकल, बट आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको चीजें मन में नहीं सोच पा रहे हो, चुपचाप कॉपी पर लिखो, क्या पूछा है उसका फॉर्मूला, क्या दिया है उसका फॉर्मूला, कैसे इंटर कन्वर्ट कर सकता हूं, वो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, देखो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं इससे बच जाऊं और फॉर्मूला रट्टा मार लूं, कोई नहीं, आप बच सकते हो, फॉर्मूला रट्टा मार सकते हो, लेकिन अगर उसने थोड़ा सा न्यूमेरिकल को घुमाया तो लंका लग जाएगी भैया। ठीक है, और इतना अगर आप नहीं सोचना चाहते तो आप बच नहीं पाओगे, इस चैप्टर में नहीं सही तो आगे सोचोगे। दिमाग तो चलाना पड़ेगा, एक्सरसाइज तो दिमाग की करनी पड़ेगी। हाँ, ये वाली बात अलग है, अगर आप केवल बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो तो ठीक है, आप फॉर्मूला रट्टा मान लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको ये दिखाया कि इतनी सारी चीजें मैंने केवल एक इंफॉर्मेशन से अपने लगभग सारे कंसंट्रेशन टर्म्स निकाल लिए। ठीक है, तो मैं किसी को भी किसी में भी इंटर कन्वर्ट कर सकता हूं। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का है, कंपटीशन लेवल का है, बोर्ड्स में नहीं आएगा ये। देखो क्या कह रहा है वो, कि मेरे पास 0.5 मोलर Na2SO4 था 20 ml, उसको मैंने मिक्स किया इतने मोलर H2SO4 में 50 ml में, और 30 ml ऑफ 0.4 Al2SO4 3 के सॉल्यूशन में। मतलब मेरे पास इन दोनों चीज़ों का सॉल्यूशन था ऑलरेडी, उसमें मैंने ये लाकर और मिक्स कर दिया। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मुझसे क्या पूछ रहा है, मुझे सोडियम आयन की कंसंट्रेशन बताओ, मुझे H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बताओ, मुझे सल्फेट की कंसंट्रेशन बताओ, मुझे Al3 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बताओ। ठीक है, तो सबसे पहले मुझसे कंसंट्रेशन पूछ रहा है। ठीक है, ये सिंबल किसका होता है, मोलरिटी का, मोल्स में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो मुझसे बेसिकली सब चीजों की क्या पूछ रहा है, मोलरिटी पूछ रहा है। चलो ठीक है, सबसे पहले उसने Na पॉजिटिव की मुझसे मोलरिटी पूछी। सबसे पहले देखो Na पॉजिटिव कहां पर है, कहां पर है, ये दिख गया, Na2SO4 में है। ठीक है, लेकिन वो मुझसे क्या पूछ रहा है, फाइनल सॉल्यूशन में पूछ रहा है मुझसे। तो फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम अब चेंज हो चुका है। अब याद करो वही वाली फॉर्मूला कि जब मैंने कुछ और वॉल्यूम उसमें ऐड कर दिया तो फाइनल मोलरिटी मेरी क्या हो गई, है ना। मतलब अब वो मुझसे फाइनल मोलरिटी नहीं पूछ रहा है, तो मैं अपना सेकंड केस नहीं लगा सकता इसमें। वो मुझसे एक्चुअली में उसने केस बना दिया सेकंड, बट वो मुझसे चीजें पूछ रहा है फर्स्ट केस की, है ना। मतलब वो मुझसे पूछ रहा है मेरे Na2SO4 में Na की कंसंट्रेशन, लेकिन किस में, फाइनल सॉल्यूशन में। तो अब जो मेरा वॉल्यूम लगेगा वो कौन सा लगेगा, फाइनल। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। दूसरी बात क्या बोल रहा है वो, एज्यूमिंग 100% डिसोसिएशन, मतलब मेरे सारे आयंस 100% डिसोसिएट हो रहे हैं। क्या मतलब है, Na2SO4 जब मेरा डिसोसिएट होगा तो वो क्या बनाएगा, दो तो Na पॉजिटिव और एक सल्फेट आयन। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास दो मॉलिक्यूल हैं Na2SO4 के, तो वो मुझे टूटकर 4 Na पॉजिटिव देंगे, है ना, क्योंकि एक टूट रहा है तो 2 Na पॉजिटिव मुझे मिल रहे हैं। ठीक है, इसी को मैं दूसरी भाषा में बोलूं कि अगर मेरे पास 2 मोलर सॉल्यूशन था Na2SO4 का, तो Na की उसमें कंसंट्रेशन कितनी है, 4 मोलर, है ना। बहुत अच्छी बात है, बस इतना ही मुझे समझाना था। चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं। वो मुझसे क्या बोल रहा है, Na पॉजिटिव की मुझे क्या बतानी है, कंसंट्रेशन। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले हम किस पर चलते हैं, Na कहां पर है मेरा, Na2SO4 पर, तो उसी पर निगाह मारते हैं। क्या दे रखा है मुझे, 0.5 मोलर है, मोल्स मुझे पता नहीं है, और मेरा क्या है, 20 ml क्या है मेरा सॉल्यूशन, वॉल्यूम। ठीक, क्या मैं यहां से नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। 20 इंटू 0.5 कर दूंगा, क्या आ जाएगा, मोल्स। यही हमने क्या कर दी, गड़बड़। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम मेरा ml में था यार, वॉल्यूम ml में था, मतलब उसको मुझे लीटर में चेंज करना था पहले। तो उसको लीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो या तो आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके मोल्स निकाल लो, या फिर मैं क्या कर रहा हूं,
इन मोल्स को भी मोल्स नहीं रहने देता हूं, इनको मिलीमोल्स में चेंज कर लेता हूं, है ना। तो मैंने आपको मीटर और मिलीमीटर में बताया था ना, कितने का डिफरेंस रहता है, 1000 का। तो ऐसे ही मोल्स में और मिलीमोल्स में कितने का डिफरेंस रहेगा, 1000 का। ठीक है, तो अब अगर मुझे ये 1000 यहां पर नहीं लगाना है तो मैं क्या बोलूंगा, ये जो मेरे मोल्स निकल कर आएंगे ना, वो एक्चुअली में मोल्स नहीं होंगे, वो मेरे मिलीमोल्स होंगे। ये वाली बात आपको समझ में आ रही होगी, है ना। वो मेरे क्या होंगे, वो मेरे मिलीमोल्स होंगे। तो एग्जैक्टली मैं इसमें मिलीमोल्स ही निकाल रहा हूं। तो ये सब बातें मोल्स की हैं। एक्चुअली में ये कंसंट्रेशन टर्म्स भी यार मोल्स के ही हैं। आप जितनी भी कोचिंग्स में देखेंगे सब में मोल कॉन्सेप्ट में ही ये सब चीजें पढ़ाई जाती हैं, बट चूंकि एनसीईआरटी वालों ने इसको 12th में जबरदस्ती घुसाया है, तो यहां पर मैं ये चीजें पढ़ा रहा हूं। आईआईटी जेईई में ये चीजें सब मिक्स होके आती हैं, मोल्स और ये सॉल्यूशन का इतना पार्ट, कंसंट्रेशन टर्म्स वाला पार्ट, ये सब मिक्स होके आता है। और इसमें रेडॉक्स फॉर्म मिक्स कर देते हैं तो बस सुभान अल्लाह। ठीक है, तो देखो, तो अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि मैंने मिलीमोल्स निकाले। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 20 का मल्टीप्लाई किया 0.5 में, तो 20 पंजे 100, एक के बाद पॉइंट है, तो 10 मिलीमोल्स मेरे क्या आ गए, Na2SO4 के। ठीक है, 10 मिलीमोल्स मेरे Na2SO4 हैं, मतलब जब वो टूटेगा तो वो मुझे Na के 20 मिलीमोल्स दे देगा। इतने में किसी को दोहराई नहीं होनी चाहिए कि जब मेरे 10 मिलीमोल्स Na2SO4 टूटेंगे तो वो मुझे 20 मोल्स Na2 पॉजिटिव दे देंगे, 20 मिलीमोल्स Na2 पॉजिटिव दे देंगे। ठीक है, तो अब मुझे क्या निकालना है, Na की कंसंट्रेशन। तो Na के मिलीमोल्स और अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है, 20 ml ये, 50 ये और 30 ये। अब तो सब मिक्स हो गया ना, तो फाइनल वॉल्यूम में निकालना है, तो क्या आ जाएगा, 20/100। अब ये 100 क्या है, ml में, तो अब यहां पर लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से इंटू मत कर देना, क्यों, क्योंकि ऊपर मोल्स भी तो मोल्स नहीं है, मिलीमोल्स हैं। समझ पा रहे हो ना इतनी बात को, ऊपर जो मोल्स हैं वो मोल्स नहीं है, वो क्या है, मिलीमोल्स हैं। ठीक है, तो 20/100 इज इक्वल टू 0.2 मोलर। देखो, अगर किसी को मिलीमोल्स का फंडा नहीं समझ में आया हो तो कुछ नहीं करना है, उसको चुपचाप सारी कैलकुलेशन मोल्स में करनी है। ठीक है, आंसर यही आएगा, बट आपकी तो कैलकुलेशन है ना, वो डेसिमल में थोड़ी छोटी चली जाएगी, मतलब अब उसमें 10⁻³ का फैक्टर भी आएगा। ठीक है, तो जब आप सॉल्यूशन सॉल्व करोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, 20 इंटू 10⁻³ मोल्स, है ना। तो फिर जब आप वॉल्यूम रखोगे तो कितना आएगा, 100 ml, है ना। और इस 100 ml को आप चेंज करने के लिए लीटर बनाओगे, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 से इंटू, तो ये 1000 से ये 10⁻³ यहाँ पर कट जाएगा। ठीक है, तो आप चाहो कैसे भी कर सकते हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मुझे किसकी कंसेंट्रेशन निकालनी है, H पॉजिटिव की। H किस में है, H2SO4 में। तो बस सिंपल क्या करना है, 0.2 का 50 में इंटू करो सबसे पहले, तो क्या आ गया, इसके भी क्या आ गए, 10 मिलीमोल्स आ गए। ठीक है, 10 मिलीमोल्स आ गए। टोटल वॉल्यूम मेरा कितना है, 100 ml, और हर मिलीमोल्स में कितने होंगे, 2H पॉजिटिव होंगे, तो इसमें भी क्या हो गया, 20/100 और 0.2 मोलर क्या आ गया मेरा आंसर। तीसरा थोड़ा गलती करवाने वाला है। तीसरे में वो क्या बोल रहा है, SO4 2- की कंसंट्रेशन बताओ। अक्सर क्या होता है, फ्लो में चल रहे होते हैं कि भैया Na इधर मिला, H2 इधर मिला, SO4 इधर है, तो चुपचाप इसकी कंसंट्रेशन लगाकर और बंटादार हो जाता है। क्यों, क्योंकि सल्फेट, देखो भाई, सल्फेट तीनों में प्रेजेंट है, Na2SO4 में भी प्रेजेंट है, H2SO4 में भी प्रेजेंट है, और Al2SO4 के होल थ्राइस में भी प्रेजेंट है। तो तीनों से मुझे इसके मोल्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, चलो निकालते हैं। इसकी मोलरिटी कितनी हो गई, 10 मिलीमोल्स आ गए इसके। ठीक है, क्या हर मॉलिक्यूल में एक ही सल्फेट है, हाँ, तो इसमें प्रेजेंट होने वाले सल्फेट के भी मिलीमोल्स कितने होंगे, 10। इसमें भी एक है, ठीक है, एक और 10, बट इसमें क्या है, इसमें 3 है एक मॉलिक्यूल में, तो सबसे पहले मिलीमोल्स निकालो, वो कितने आएंगे, 12 मिलीमोल्स। ठीक है, और एक में 3 है, तो 12 में कितने होंगे, 12 इंटू 3 मतलब 36 मिलीमोल्स। तो ये आ गया। टोटल वॉल्यूम कितना है, 1000, तो सल्फेट के मिलीमोल्स कितने आ गए, मतलब मोलरिटी कितनी आ गई, 0.56। चलो, ऐसे ही क्या निकालना है, Al3 पॉजिटिव की। Al3 पॉजिटिव किसमें प्रेजेंट है, इसमें, और उसकी भी मेरे पास क्या आ जाएगी, मोलरिटी फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि
अगर मुझे मोल कॉन्सेप्ट आता है, देखो इतने कठिन न्यूमेरिकल्स मेरे बोर्ड्स में नहीं आएंगे। बोर्ड्स की औकात कहाँ तक है? बोर्ड्स की औकात यहाँ तक है बस, ठीक है, सिंपल सिंपल से, ठीक है ना, कि मतलब ये दिया ये निकाल दो, ये दिया ये निकाल दो। अब आप इस लायक हो गए हो कि इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो आगे के 5 हैं उनको सॉल्व करना आपको, ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है ना, कथा ही नहीं सुननी है। और उन जब 5 इन टेक्स्ट क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा अरे नहीं भाई, बोर्ड्स का लेवल तो बहुत लल्लू का है, ठीक है ना। तो उस लल्लू से लेवल के लिए तो मुझे सिंपल सी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अगर इतने न्यूमेरिकल्स में आपको नहीं भी कराता तो भी कोई बड़ी बात नहीं थी, बट क्यों कराने पड़े? क्योंकि IIT JEE नीट में ऐसे ही न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। बस आपको क्या याद होना चाहिए? आपको डेफिनेशंस याद होनी चाहिए, ठीक है। डेफिनेशंस याद हैं तो सारा काम हो जाएगा, डेफिनेशंस नहीं याद तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। फॉर्मूला कब तक रटते बैठोगे भाई, ठीक है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करिए केमोक्सी अड्डा के नाम से, और हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अच्छे से पढ़िए और ख्याल रखिए सबका और अपना भी। चलिए गुड बाय बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ जिसका नाम है